वेलकम बैक अगेन। तो देखिए ये वाली वीडियो में जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 रहेगा एंड काफ़ी छोटा सा लेक्चर रहेगा यहाँ पे, मे बी 20 और 25 मिनट्स यहाँ पे। देखिए इसमें हम देखेंगे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। 7 मार्क्स अगेन, हर एक चैप्टर आपका वेटेज यहाँ पे कैरी कर रहा है। नाउ ये है कुछ क्वेश्चंस जो कि लास्ट 3 to 5 ईयर्स में पूछे गए हैं। ये हैं लॉन्ग क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं एंड दीज आर शॉर्ट क्वेश्चंस, 2 मार्क के 3 मार्क के क्वेश्चंस जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आप इनको देख सकते हो एंड इस हिसाब से आपके पेपर में क्वेश्चंस दिखेंगे एंड पूरा सिलेबस यहाँ पे हम आपका कवर करा रहे हैं। नाउ आपको यहाँ पे जानना होगा कि पहले साइकोलॉजी हमारे पास होती क्या है। क्लियर? देखिए जो साइकोलॉजी हमारे पास है ये 2 वर्ड से निकलती है हमारे पास। एक हमारे पास है साइक, दूसरा हमारे पास लॉगोस, जो कि ग्रीक वर्ड्स हैं दोनों। ये आपको पहले याद रखना है। क्लियर? आपको बोलेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी एंड व्हाट इज द डेफिनेशन। मीनिंग अलग हमारे पास होती है, डेफिनेशन अलग हमारे पास होती है। नाउ मीनिंग में 2 वर्ड्स हमारे पास हैं, वन इज साइक, दूसरा हमारे पास लॉगोस। साइक मतलब स्टडी ऑफ सोल या फिर माइंड, साइक मतलब सोल या फिर माइंड, एंड लोगोस मतलब स्टडी। देयरफॉर जो मीनिंग है साइकोलॉजी का, इट इज सिंपली द स्टडी ऑफ सोल या फिर इट इज सिंपली द स्टडी ऑफ माइंड। यानी कि आपको माइंड की स्टडी करनी है। माइंड की स्टडी किस टाइप से? फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे में फियर है या फिर एंग्जाइटी, फियर हो गया, एंग्जाइटी हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब चीज़ें आप स्टडी करते हो। क्लियर? उसका बिहेवियर, सो अंदर से उसका सोल का बिहेवियर, सो ये चीज़ें क्या कहलाती है? ये कहलाती हैं हमारे पास साइकोलॉजी। क्लियर? यानी कि एक बंदे के माइंड को स्टडी करना, इसके इनर व्यू को स्टडी करना, ये हमारे पास साइकोलॉजी कहलाता है। नाउ डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, जो साइकोलॉजी हमारे पास है, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। चाहे एनिमल हमारे पास हो या फिर ह्यूमंस हमारे पास हो, उनमें साइंटिफिक स्टडी करना यानी कि उनके इनर व्यू को जानना, यही हमारे पास कहलाता है साइकोलॉजी। नाउ आगे हम बात करेंगे अलग अलग डेफिनेशंस जो कि अलग अलग लोगों ने दी हैं एंड आपके एग्जाम में इनको पूछा जाता है। नाउ देखिए पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इट इज कमलेश, इन्होंने डिफाइन किया था साइकोलॉजी को। इन्होंने बोला इट इज द साइंस ऑफ द एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हिज इन्वायरमेंट। यानी कि एक इंडिविजुअल को आपको स्टडी करना है, IND। क्लियर? यानी कि इसकी एक्टिविटीज को आपको स्टडी करना है विद रेस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट। यानी कि बाहर इन्वायरमेंट होगा, पूरा इन्वायरमेंट के रेस्पेक्ट में आपको इसकी एक्टिविटीज को स्टडी करना है। ये बोला था कमलेश ने। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए, डेफिनेशन आपको वहीं से दी जाती है ऑब्जेक्टिव में। आपको बोलेंगे ये डेफिनेशन किसने दी थी। देन हॉविसन एंड JJ जैक्सन, इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला जो साइकोलॉजी हमारे पास होती है, इट इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर एंड द मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल एसोसिएशन। यानी कि जो हमारे पास साइकोलॉजी होती है, ये होती है इन्वेस्टिगेशन किसकी? ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर की। अगेन वही इन्वेस्टिगेशन, फियर ऑफ फेलियर या फिर प्रेशर हो गया, एंग्जाइटी हो गई, ये सब चीज़ें, या फिर इमोशंस हो गए या फिर एक्साइटमेंट हो गई, इनको स्टडी करना। एंड साथ ही में इसने बोला ये मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल एसोसिएशन होती है। क्लियर? सो ये आपस में एसोसिएटेड होते हैं। देन विलियम MC डोगल आए, इन्होंने बोला जो साइकोलॉजी होती है हमारे पास, इट इज़ पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्शन ऑफ बिहेवियर। यानी कि पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्शन ऑफ बिहेवियर, कैसा आपका बिहेवियर है पॉजिटिव वे में। फॉर एग्जांपल आपका फियर हो गया, आपका स्ट्रेस हो गया, देन आपकी एंग्जाइटी हो गई, या फिर आपकी जो भी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं उनको स्टडी करना, इन शॉर्ट हमारा साइकोलॉजी कहलाता है। देन CE स्कैनर, जो कि लास्ट ईयर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, कि डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी गई थी, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रेस्पॉन्स टू एनी सिचुएशन दैट एग्जिस्ट्स। एंड ये किसने मेंशन किया था? सो ये किया था CE स्कैनर। मतलब जो साइकोलॉजी हमारे पास होती है, ये होती है रेस्पॉन्स टू एनी सिचुएशन दैट एग्जिस्ट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको समझाते हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मोहम्मद आमिर, जिनको आप जानते होंगे अगर आप क्रिकेट को वगैरह को फॉलो करते होंगे, सो इनको आप जानते होंगे। देखिए इस डेफिनेशन को आपको समझाते हैं यहाँ पे, जो CE स्कैनर ने दी थी। नाउ देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 2010 में मैच फिक्सिंग की थी एंड इनको 5 ईयर्स की जेल वगैरह भी हुई थी। देन जब इन्होंने फिक्सिंग की थी, लोगों ने इनको गालियाँ दी थी एंड इवन इनके माँ बाप को गालियाँ, इनके रिलेटिव्स को गालियाँ, एंड इनकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह थी वो सीज की गई थी। सो ये पूरे डिप्रेशन में आ गए थे।
क्लियर। सो ये पूरे डिप्रेशन में आ गए थे। नाउ अब आप किसी भी कंडीशन में कैसे रिएक्ट करते हो, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो, आपके दिमाग में क्या चलता है, आप कैसे किसी भी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करते हो, वो हमारा साइकोलॉजी अगेन कहलाता है। नाउ जब ये क्रिकेट खेलने आए वापस 2016 में, जब ये वापस क्रिकेट खेलने आए, क्योंकि इनको मौका दिया गया फिर कंट्री की तरफ से, इनको लोगों ने इतना गालियां दी। नाउ अगर ये क्योंकि लाखों में जब लोग आपके सामने होते हैं एंड आपको गालियां देते हैं, आपका मोराल जो होता है वो डाउन होता है। नाउ इन्होंने क्या किया, उस सिचुएशन को अच्छे से रेस्पॉन्ड किया एंड अच्छे से रिएक्ट किया। इन्होंने लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया बट अपनी गेम के ऊपर ध्यान दिया एंड आज अगेन ये वापस से अपने पीक पे आ गए हैं। सो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रेस्पॉन्स टू एनी सिचुएशन दैट एग्जिस्ट। आपके अंदर कोई भी सिचुएशन है या फिर आप हो, अभी आपको डर लग रहा होगा एग्जाम का, मुझसे नहीं होगा, बट यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी आपको हेल्प करेगी, आपकी मेंटल हेल्थ आपको हेल्प करेगी। आपको अपने आप को मोटिवेट करके रखना है, आपको बोलना है नहीं मैं करूँगा। फैमिली प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर या फिर फाइनेंशियल प्रेशर, आपको इन सब को टैकल करना है अपने माइंड की हेल्प से। सो यही हमारा साइकोलॉजी कहलाता है। सो ये थी अलग अलग डेफिनेशन। होप आपने ये सब चीज़ें भी यहाँ से नोट डाउन की होंगी या फिर आपने स्क्रीनशॉट लिए होंगे, साथ में आप स्क्रीनशॉट्स भी लेते चाहिए। नाउ बात करेंगे हम सपोर्टिव साइकोलॉजी की। ये तो हमने इन जनरल बात की साइकोलॉजी की। नाउ जो सपोर्टिव साइकोलॉजी होती है, क्लियर, सपोर्टिव साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि कैसे साइकोलॉजी इन्फ्लुएंस करती है किसको, सपोर्ट्स को, या फिर एथलीट्स परफॉर्मेंस, या फिर एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी। यानी कि कोई एथलीट हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली हमारे पास है, इसकी गेम जो है, इसकी जो परफॉर्मेंस हमारे पास है, इसकी एक्सरसाइज जो हमारे पास है, इसको कैसे इम्पैक्ट करता है या फिर इसको स्टडी करना हमारा सपोर्टिव साइकोलॉजी कहलाता है। सो इन शॉर्ट यहाँ पे हम प्लेयर्स माइंड को रीड आउट करते हैं, यानी कि किसी भी प्लेयर के माइंड को रीड आउट किया जाता है। एंड आजकल सपोर्टिव साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि वर्क करते हैं किनके साथ, क्रिकेटर्स के साथ या फिर जो भी प्रोफेशनल एथलीट्स हमारे पास होते हैं, ताकि उनकी गेम वगैरह जो है वो इम्प्रूव हो जाए। एंड अगर हम सपोर्टिव साइकोलॉजी की बात करें, आपसे 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए इसका इंट्रोडक्शन कब हुआ सपोर्टिव साइकोलॉजी का। पहली बार ये कब देखने को मिली हमें, ओलंपिक गेम्स में, स्पेशली 1984 में कॉन्सेप्ट आया किसका, सपोर्टिव साइकोलॉजी का। यानी कि सपोर्टिव साइकोलॉजी की नाम की भी कोई चीज़ है। तब तक 1984 से क्या कॉन्सेप्ट था, बस अपनी बॉडी को फिट रखो, फिजिकली अपनी बॉडी बनाओ, हेल्दी रहो, दैट इज इनफ। बट 1984 से ये कॉन्सेप्ट आया, अगर आपकी बॉडी 6 पैक भी होगी ना, बट आप मेंटली डिप्रेस्ड होंगे, वो बॉडी आपके किसी काम नहीं आएगी, आप कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दो पाओगे। सो आपको बोथ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल वे में फिट रहना है। क्लियर, यही है इस चैप्टर का एम। लास्ट चैप्टर में हमने देखा आपको फिजियोलॉजिकली, यानी कि आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है, बट यहाँ पे साइकोलॉजी में आपको अपने माइंड को फिट रखना है। क्लियर, आपको डिप्रेस नहीं होना है लोगों की बातों से, आपको अपने आप को कैरी फॉरवर्ड करना है। सो ये सब चीज़ें। सो 1984 में इसका कॉन्सेप्ट आया एंड पहली बार यूएसए की टीम ने 1985 में सपोर्टिव साइकोलॉजिस्ट को हायर किया, पहली बार। सो ये है किसका इंट्रोडक्शन या फिर किसका बैकग्राउंड, यहाँ पे सपोर्टिव साइकोलॉजी का। सो यहाँ से कॉन्सेप्ट आया, नहीं हमारे पास कोच होना चाहिए, तब तक कोच वगैरह नहीं होते थे। सो यहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि अलग कोच, एक तो हो गया टीम कोच, दूसरा हो गया यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट कोच, यानी कि जो प्लेयर्स की मेंटल हेल्थ को देखे। क्लियर, प्लेयर्स के साथ कोई इशू है, फैमिली इशू चल रहा है या फिर कुछ और, उसको टैकल करे, उनको हेल्प करे उससे निकलने में। सो ये है सपोर्टिव साइकोलॉजी। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ सपोर्टिव साइकोलॉजी, देखिए इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। देखिए ये मेनली एक एथलीट्स की परफॉर्मेंस, कोई भी एथलीट हमारे पास हो, क्रिकेट, हॉकी या फिर कोई भी खेल हो, वहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको हेल्प करता है इंक्रीज करने में। कैसे, उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट कम करना, उसको मोटिवेट करना, एंग्जाइटी कंट्रोल करना, मेंटल टफनेस उसकी बढ़ाना, एंड साथ ही में इंजुरी रिहेबिलिटेशन टाइम इसको हेल्प करना, टीम बिल्डिंग में, बर्नआउट्स में, या फिर कैरियर ट्रांजिशन मतलब आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन जाएंगे, आपका ग्राफ हमेशा अप नहीं होगा, आपका ग्राफ कभी डाउन भी होगा। सो उस टाइम जब आपका ग्राफ डाउन होगा, उस टाइम आपको हेल्प करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात करूंगा विराट कोहली की, अगेन देखिए क्योंकि नंबर 1 बैट्समैन है इन ऑल फॉर्मेट्स। जब इन्होंने डेब्यू किया 2008 में टिल 2020, इनको कभी भी
प्रॉब्लम नहीं आई बियरिंग इन इंग्लैंड इन 2014, वहाँ पे इनको थोड़ी बहुत दिक्कत आई अगर आप क्रिकेट वगैरह देखते हो। देन 2020 से इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई, 2022 तक 3 साल इनसे रन ही नहीं बने, डक पे डक हो रहे थे। उस टाइम पहले इनका कैरियर पीक पे हुआ, फिर सडनली 3 साल इनका कैरियर डाउन हुआ। बट उस टाइम आपको कौन हेल्प करता है? आपका माइंड, आपकी मेंटल हेल्थ आपको इस चीज़ से ओवरकम करती है कि आपको अपना ग्रैप अगेन वापस लाना है, आपको अपना पीक अगेन वापस लाना है। इन्होंने वही किया। या फिर इंजुरी रिहेबिलिटेशन, अगेन यहाँ पे समझाते हैं आपको इंजुरी रिहेबिलिटेशन। अगर आप क्रिकेट को अगेन देखते होंगे, लास्ट ईयर ऋषभ पंत जो इंडियन विकेट कीपर है, इनकी इंजरी हुई कार एक्सीडेंट में। नौ देखिए, क्योंकि ये इंडियन टीम के परमानेंट मेंबर थे, अगर जब ये 5-6 मंथ्स तक बेड पे रहे सो इनके ऊपर क्या बीती होगी। ये कोई जोक तो नहीं है कि इंडियन क्रिकेट टीम का मेंबर है कोई, क्योंकि इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, फिर अगर आप 15 में जगह बना लो, दैट इज़ बिग अचीवमेंट। जब ये बेड रिडन थे, इनके दिमाग में क्या थॉट्स आती होंगी कि क्या दोबारा मैं क्रिकेट खेल पाऊंगा, क्या दोबारा मैं इंडियन टीम में जगह बना पाऊंगा, क्या दोबारा मैं बैट को उठा पाऊंगा। उस टाइम आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें चल रही होंगी। यहाँ पे अभी बच्चे 11th में आते हैं, 10th में आते हैं, वो बोलते हैं हमें डिप्रेशन है। बट जब आप इतनी बड़ी स्टेज पे जाओगे, आप अपने आप को कैसे हैंडल करोगे? क्लियर, इतनी बड़ी स्टेज पे। या फिर आप नीट के लिए जाओगे, जेई के लिए जाओगे, आप जॉब एग्जाम, यूपीएससी, केएएस, अदर एग्जाम्स, जेकेएसएसबी में जाओगे, जहां पे आपका हाई लेवल कंपटीशन होगा। आप कैसे वहां पे अपने आप को टैकल करोगे? आपके फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी, आपकी अदर प्रॉब्लम्स होंगी, आपका फैमिली प्रेशर होगा, आपके रिलेटिव्स का प्रेशर होगा, वहां पे आप कैसे अपने आप को टैकल करते हो? यहाँ पे अगेन साइकोलॉजी का रोल होता है। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स। नाउ बात करेंगे यहाँ पे हम नेक्स्ट, रोल ऑफ सपोर्टिव साइकोलॉजी। देखिए, रोल किसका? सपोर्ट साइकोलॉजी का, यानी कि सपोर्टिव साइकोलॉजिस्ट हमारे पास क्यों होने चाहिए? एक तो प्लेयर की कंसंट्रेशन एंड मेंटल प्रिपरेशन रहती है, दूसरा एंग्जाइटी मैनेजमेंट एंड रिलेशन, क्लियर, यानी कि एंग्जाइटी को कंट्रोल करता है। देन परफॉर्मेंस एनहांसमेंट एंड मेंटल स्किल्स डेवलप होते हैं एक बंदे के या फिर एक एथलीट के। अच्छा, टाइम के साथ स्ट्रेस को मैनेज करना, या फिर टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल्स उसी बंदे में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी बेस्ट कैप्टन आप लो, किसी भी टीम का, किसी भी गेम का, बेस्ट कैप्टन किसको बनाया जाता है या फिर कैप्टन किसको बनाया जाता है? जिसमें लीडरशिप स्किल्स होंगे, टीम बिल्डिंग स्किल्स होंगे, यानी कि इन शॉर्ट जिसका माइंड बाकी प्लेयर से ज़्यादा प्रेशर हैंडल कर रहा होगा, उसी को कैप्टन बनाया जाता है। देन इंजुरी रिहेबिलिटेशन में आपको हेल्प करता है। यहाँ पे मैंने आपको समझाया सपोर्टिव साइकोलॉजी कैसे इंजुरी रिहेबिलिटेशन में। देन कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए। देन फिजियोलॉजिकल असेसमेंट, आपकी बॉडी को भी हेल्प करता है डेवलप करने में। देन बैलेंसिंग सपोर्ट्स एंड स्टडी। फॉर एग्जांपल, आप खेलते हो, आप कैसे अपनी स्टडी एंड पढ़ाई को, अपने खेल एंड पढ़ाई को बैलेंस करोगे, या फिर आप खेल ही रहे हो, आप कैसे अपने जॉब एंड खेल को मैनेज करोगे, या फिर आप कैसे अपनी फैमिली एंड क्रिकेट को या फिर खेल को मैनेज करोगे। ये आपको कौन सिखाता है? ये आपको अगेन सपोर्टिव साइकोलॉजी सिखाती है। नाउ बात करेंगे हम लास्ट टॉपिक की, यहाँ पे इट इज़ मोटिवेशन। नाउ देखिए, ये तो हो गई बात यहाँ पे सपोर्टिव साइकोलॉजी की, इतना ही इसमें है, खास कुछ नहीं है। ये हो गई साइकोलॉजी, रोल और इम्पोर्टेंस सपोर्ट साइकोलॉजी। देन यहाँ पे सपोर्ट साइकोलॉजी क्या होती है। अच्छा, देन डिस्कस द रोल ऑफ सपोर्ट साइकोलॉजी। अब हमें देखना है मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन, देन मोटिवेशन कैसे सपोर्ट्स पर्सन को हेल्प करता है। अच्छा, डिफरेंट मेथड्स या फिर टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। नाउ हम बात करेंगे मोटिवेशन की। देखिए, मोटिवेशन की अगर मैं बात करूँ, मोटिवेशन अगेन लेटिन वर्ड से निकला है, जिसका मतलब है मूवियर, मतलब मूवियर वर्ड से निकला है, जिसका मतलब है टू चेंज या मूव। मोटिवेशन मतलब, देखिए, मोटिवेशन मतलब अपने आप को पुश करना या फिर अपने आप को फोर्स करना, नहीं मुझे ये काम करना है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखना। यही हमारे पास है मीनिंग किसी मोटिवेशन की, यानी कि अपने आप को पुश करना, फोर्स करना, मूव करना। अच्छा, 10 मोटिवेटेड पर्सन, यानी कि मोटिवेटेड एक पर्सन होगा। मोटिवेटेड मीन्स ए पर्सन इज ड्रिवन और मूव्ड बाय इनर अर्ज और फोर्स टू अचीव द गोल, यानी कि आपको कोई भी गोल अचीव करना है। आपको फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली का सपना है कि मैं 100 लगाऊं किसमें, इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये अपने आप को पुश करेगा, फोर्स करेगा उसके लिए। जब इसका करियर डाउन हो रहा था, डक पे डक हो रहा था, उस टाइम इसने अपने आप को मोटिवेट किया, अंदर से अपने आप को पुश किया, नहीं मुझे ज़्यादा
क्या करना है, मुझे ज़्यादा नेट प्रैक्टिस करनी है, मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है मैच से पहले। सो अपने आप को पुश करना या फिर फोर्स करना ही कहलाता है मोटिवेशन। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन हमारे पास हैं। पहला जो है इट इज़ एक्सट्रिंसिक, दूसरा हमारे पास है इंट्रिंसिक। सिंपल भाषा में समझाते हैं आपको एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब जहाँ पे आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या करें, एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको मोटिवेट करें, क्लियर, जहाँ पे आपको टोटली एक्सटर्नल फैक्टर्स मोटिवेट करें। इंट्रिंसिक मतलब जहाँ पे आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स मोटिवेट नहीं करेंगे बट आपका पर्सनल फुलफिलमेंट यहाँ पे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट ईयर क्या किया, वर्ल्ड कप जीता, क्लियर, ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता। नाउ देखिए, या फिर इस साल कब हुआ था, जब वर्ल्ड कप इन्होंने जीता, इनका टारगेट क्या था, इनका टारगेट था कि नहीं हमें वर्ल्ड कप जीतना है लास्ट ईयर, क्लियर। इनका उनके लिए ये मोटिवेशन बना कि नहीं हमें वर्ल्ड कप को लेना है, बाकी टीमों से हमें बेटर करना है। ये आपका एक एक्सटर्नल फैक्टर। या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अभी 11th में हो, आपको नीट क्रैक करना है, आपको जेई क्रैक करना है, या फिर आपको अदर फील्ड्स में जाना है, आपको अदर एग्जाम्स, जॉब एग्जाम्स क्रैक करने हैं, क्लियर, क्योंकि नीट एंड जेई के अलावा भी अदर फील्ड्स हमारे पास हैं, आपको वो क्रैक करना है। आपको फैमिली प्रेशर है, आपके ऊपर फैमिली प्रेशर है, बट वो फैमिली प्रेशर ही आपकी मोटिवेशन बन रहा है, क्लियर। आपके माँ बाप का प्रेशर, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम घर में, आपके रिलेटिव्स का प्रेशर, अगेन वो आपकी मोटिवेशन बनता है। एंड अगर मैं बोलूं 99% डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स जो होते हैं वो अपनी मर्जी से डॉक्टर नहीं बनते या फिर इंजीनियर, उनके ऊपर फैमिली प्रेशर होता है। बेटा आप 11th में आप मेडिकल लो, आप नॉन मेडिकल लो, आप ये करो वो करो, फिर धीरे धीरे आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता है एंड उस प्रेशर को आप एज ए मोटिवेशन यूज करते हो। यही हमारे पास है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। समझ में आया होगा। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन रेफर्स टू द ड्राइव to engage in a physical activity in order to obtain external reward। आपको external reward चाहिए, वर्ल्ड कप चाहिए, आपको नीट चाहिए, अवॉइड नेगेटिव कॉन्सियंस रादर देन इंजॉयमेंट और पर्सनल सेटिस्फैक्शन, यानी कि आप ज़्यादा इसमें पर्सनली इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, आपके ऊपर घर वालों ने थोप दिया है कि आप करो नीट, आप जेई करो, फिर आप इसी चीज़ को मोटिवेशन बना के चलते हो, क्लियर। दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर्स यहाँ पे जो कि आपको ड्राइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनी, किसी का एम होगा नहीं मैं जॉब करूंगा, मुझे नीट या जेई एग्जाम नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट जॉब एग्जाम चाहिए, मुझे 45, 50,000, 60,000 की पे स्केल चाहिए, किस लिए, मनी के लिए। उस टाइम जो उसको चीज़ वहाँ पे मोटिवेट करेगी दैट इज़ मनी, या फिर रिकॉग्निशन, यानी कि मुझे समाज में रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, मुझे समाज में मतलब इज्जत चाहिए या फिर रुतबा चाहिए, उसके लिए आप वर्क करोगे, मोटिवेट रहोगे। या फिर प्रेशर फ्रॉम अदर्स, जो कि मैंने आपको मेंशन किया। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, फियर मोटिवेशन। फियर मोटिवेशन मतलब अगर मैं फेल हो गया मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, ऐसे आप मोटिवेट रहोगे। सोशल मोटिवेशन, लोगों का प्रेशर, देन इंसेंटिव मोटिवेशन। ये सब चीज़ें आती हैं किसमें, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में। नाउ इंट्रिंसिक मोटिवेशन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन रेफर्स टू द इनहेरेंट ड्राइव एंड एंजॉयमेंट। फॉर एग्जांपल सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं, यहाँ पे आपको अपना पर्सनल फुलफिलमेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल आप जिम के लिए जा रहे हो, आपको जिम के लिए ये नहीं जाना है कि मैं किसी को इंप्रेस करूं अपनी बॉडी से, आपको ये दिखाना है नहीं मुझे फिजिकली फिट लगना है, मुझे डिफरेंट डिजीज में इन्वॉल्व नहीं होना है, मुझे अपनी बॉडी को इंप्रूव करना है। आप खुद ऐसे मोटिवेट होते हैं, नहीं मैं जिम करूंगा ताकि मैं डिजीज वगैरह से दूर रहूं, मैं ड्रग्स से दूर रहूं, मैं टेंशन से दूर रहूं, मैं स्ट्रेस से दूर रहूं। यहाँ पे जो मोटिवेशन है दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। समझ में आ रहा होगा, क्लियर। नाउ देखिए, फॉर इट्स ओन सेक, यहाँ पे आप अपने लिए जा रहे हो, क्लियर, लोगों का प्रेशर आपके ऊपर नहीं है। इट इंक्लूड्स एटीट्यूड मोटिवेशन, अचीवमेंट मोटिवेशन, फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन, क्रिएटिव मोटिवेशन, इंट्रोजेक्टेड मोटिवेशन, इसमें आते हैं किसमें, इंट्रिंसिक मोटिवेशन में। समझ में आया होगा। एक्सट्रिंसिक जहाँ पे आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स मोटिवेट करें, इंट्रिंसिक मतलब जहाँ पे अपने आप को खुद आप मोटिवेट करो अंदर से ही। देन फैक्टर्स इफेक्टिंग इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, क्या क्या फैक्टर्स हैं, एक सोशल, दूसरे हमारे पास फिजियोलॉजिकल। सोशल मतलब सक्सेस एंड फेलियर, अरे अगर मैं नीट में फेल हो गया मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मेरे हमसाया क्या बोलेंगे, मेरे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे। देन फोकस ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन इटसेल्फ इज अ बिग मोटिवेशन, क्लियर। जब आप अपने ही फ्रेंड के साथ
कंपीट करते हो, आपको मोटिवेशन मिलती है, नहीं मुझे इससे आगे जाना है। देन कोचेस बिहेवियर, क्लियर, कोच का बिहेवियर भी आपको मोटिवेट करता है। देन फिजियोलॉजिकल मतलब आपको अपनी बॉडी ग्रोथ करनी है, आपको अपने फिजिक को डेवलप करना है, ये सब चीज़ें इसमें कॉम्पिटेंस हो गया और ऑटोनॉमी होगी, रिलेटेडनेस आते हैं। ये है डिफरेंट फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं मोटिवेशन को। Last topic here is motivation in supports person to achieve higher supports performance। एक supporters person में कैसे मोटिवेशन हेल्प करती है उसको अचीव करने में, कि उसका पीक या फिर उसमें हाइयर लेवल। फॉर एग्जांपल विराट कोहली की ही मैं बात करूं, एवरीबडी नोज कि विराट कोहली अभी के टाइम सबसे बेस्ट बैट्समैन है अभी के टाइम वर्ल्ड में। अब कुछ लोग बाबर आजम भी बोलेंगे, बट बाबर आजम इज, इवन कि मैं विराट कोहली का फैन नहीं हूँ, इंडियन टीम में आई ओनली लाइक रोहित शर्मा, बट स्टिल जो लेवल है विराट कोहली की दैट इज टोटली डिफरेंट एज कंपेयर टू अदर प्लेयर्स जो कि अभी क्रिकेट में है। नाउ देखिए मोटिवेशन ही विराट कोहली को यहाँ पे लाया। एंड मे बी आप लोगों को पता नहीं होगा, जब विराट कोहली ने पहली बार मतलब रणजी वगैरह में खेला था, उस टाइम उसी दिन उनके पापा की डेथ हुई थी, बट स्टिल ये मतलब जब उसको पता भी चला कि उसके पापा की डेथ हुई, वो बैटिंग करने के लिए आया, स्टिल इसने वहाँ पे 100 स्कोर की एंड मैच खेलने के बाद अपने पापा को या फिर अपने बाप को देखने गया। सो ये होती है मोटिवेशन लेवल, क्योंकि इसके बाप का भी सपना था कि ये बड़ा क्रिकेटर बने। सो आपको ऐसे मोटिवेट करना है कि नहीं, मेरे घर वाले चाहते हैं, मेरे रिलेटिव्स चाहते हैं मैं ऐसा बनूं, या फिर मेरे जो एनिमीज हैं जो चाहते हैं ये कुछ ना करे। सो आपको वहाँ पे मोटिवेशन लेनी है, क्लियर। हमेशा आपको पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है, आपको नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करना है ताकि वो आपकी मोटिवेशन बने, क्लियर। नाउ देखिए यहाँ पे मैं एक और बात बोलूँगा कि अभी बच्चे पैदा ही नहीं होते हैं 10th 11th में, 8th 9th में बॉयफ्रेंड। अभी अगर मैं 8th 9th की ही बात करूँ, लड़के लड़कियाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने लगते हैं, फिर जब ब्रेकअप हो जाता है, मैं अब ड्रग करूँगा, मैं अब ये करूँगा, मैं पढ़ूँगा नहीं, मैं खुदकुशी करूँगा, मैं ये करूँगा। अरे हो क्या गया है आपको? आप अपने आप को मोटिवेट करो ना, इन चीज़ों से दूर रहो। एंड ऑलरेडी मैंने आपको बोला है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इसके लिए आपको टाइम मिलेगा आगे जाकर, जब आप किसी पोजीशन पे जाओगे आपको एंड आपको अपनी लेवल के अच्छे बंदे मिलेंगे, फिर इसके लिए टाइम होता है। एंड स्पेशली जो ये एज होती है, इससे पहले इसमें आप कुछ भी गलत कर सकते हो, बट जब आप फुल्ली मैच्योर हो जाते हो आपको फिर पता चलता है कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, ये बंदा या फिर बंदी मेरे लिए सही है या फिर गलत। सो इन चीज़ों से आपको सिर्फ मोटिवेशन लेनी है। ब्रेकअप हो गया तो हो गया, आपको पहले आप इन चीज़ों में पढ़ने नहीं चाहिए। अब अगर हो भी गया है आपको वहाँ से मोटिवेशन लेनी है, नहीं मुझे अच्छा करना है अपनी लाइफ को लेकर, क्लियर। जो ये मुझे नीचा दिखा रहा है, मुझे अपनी लाइफ को इंप्रूव करना है, बेटर करना है। नाउ देखिए मोटिवेशन कैसे एक सपोर्ट्स पर्सन को हेल्प करती है। पहली, गुड हेल्थ एंड फिटनेस। अगर एक प्लेयर की गुड हेल्थ एंड फिटनेस होगी, एंड वी ऑल नो दैट, आई थिंक कि विराट कोहली ही अभी के टाइम सबसे ज़्यादा फिट है। मे बी अदर प्लेयर्स भी होंगे, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, वो तो ऑलरेडी हमेशा फिट होते हैं, बट एशिया की अगर मैं बात करूँ, एशिया में सबसे फिट हैं विराट कोहली, क्लियर। सो जब ये फिट होंगे, हेल्दी होंगे, सो ये अपनी गेम को इंप्रूव करेंगे एंड ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम तक खेलेंगे भी। देन कंपटीशन अपने राइवल्स के साथ, कंपटीशन में भी राइवल टीम पाकिस्तान के खिलाफ, देन प्लेयर्स के खिलाफ, टाइम के खिलाफ, फिजिकल इन्वायरमेंट के खिलाफ आपका कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन इटसेल्फ इज ए बिग मोटिवेटर। इसीलिए बार बार मैं बोलता हूं कि ऑनलाइन कैन नेवर बी कंपेयर्ड विथ ऑफलाइन। जो जनरली बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑनलाइन बेटर है या फिर ऑफलाइन, ऑफलाइन इज वे बेटर। अगर आपके पास पैसे हैं आप ऑफलाइन में जाओ, भले ही वहाँ पे एक टीचर अच्छा नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में, आप खुद से वो सब्जेक्ट करो। बट ऑफलाइन में आपको क्या होता है, आप ऑफलाइन में आपको लगता है, पता चलता है कि मैं कंपटीशन में कहाँ पे हूँ। जब आप 100 स्टूडेंट्स के साथ हो, वहाँ पे जब क्वेश्चन सर देता है एंड बच्चा 20 सेकंड में उसको सॉल्व करता है ना, आपको अपनी लेवल पता चलती है कि मैं कहाँ हूँ। ऑनलाइन में घर में बैठ के आप कितना भी पढ़ो, आपको लगेगा मैं तो टॉप पे ही हूँ, बट जब आप टेस्ट में अपीयर हो जाओगे वहाँ पे आपको अपना पता चलता है कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप ऑफलाइन में जाओ अगर आपके पास पैसे हैं, बट अगर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं है तब आप ऑफलाइन में जाओ। एंड अगर फाइनेंशियल कंडीशन है तब ऑनलाइन आपके लिए सही है, क्लियर। एंड 11 12th में मैं बोलूँगा बिल्कुल भी ऑनलाइन सही नहीं है, ये आपको लॉन्गर रन में इम्पैक्ट करेगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। नाउ
नाउ देखिए, नॉर्मल फिजिकल इन्वायरमेंट, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमने देखी हैं एंड जितना इंटरनेट का मैंने यूज़ किया है उतना मे भी किसी ने किया होगा फ्रॉम 2016। नाउ नॉर्मल फिजिकल इन्वायरमेंट, नॉर्मल फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है या फिर नॉर्मल कंडीशंस, अगर वेदर 70 डिग्री सेल्सियस चला जाए, आप अपनी गेम को इम्प्रूव नहीं करोगे या फिर आप मोटिवेटेड नहीं रहोगे, आप बोलोगे क्या मैं इतनी धूप में खेलूंगा या फिर बारिश वगैरह में। सो नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी होनी चाहिए। दूसरा, पर्सनालिटी ऑफ कोच, विराट कोहली को भी कोच की नीड चाहिए। क्लियर? क्यों? क्योंकि जब विराट कोहली का पीक डाउन हुआ, सो उस टाइम इसको कोच ने हेल्प की। ए वेल स्किल्ड कोच, क्रिएटिव कोच, डिमॉन्स्ट्रेटिव कोच, एक्सपीरियंस्ड कोच आपकी गेम को इंप्रूव करता है हमेशा। क्लियर? आपको चीज़ें इंप्रूव कराता है। देन बाय डूइंग थिंग्स, हमेशा चीज़ें आप कैसे करते हो, चीज़ें आप हमेशा प्रैक्टिकली किया करो। जब आप चीज़ें करोगे, मे बी आप पहली बार फेल हो जाओगे, देन सेकंड टाइम फेल, थर्ड टाइम फेल, बट कोई ना कोई ऐसा टाइम आएगा कि आप उसमें पास हो ही जाओगे। सो बाय डूइंग थिंग्स, जब आप चीज़ें खुद से करोगे आपको वहाँ से मोटिवेशन मिलेगी एंड आपकी जो गेम है या फिर कोई भी चीज़ है वो इंप्रूव हो जाएगी। गेम की ही मतलब नहीं है, यहाँ पे आप अपनी स्टडीज़ को भी कंपेयर कर सकते हो। देन रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स, रिवार्ड्स मतलब इट मे बी अ कैश प्राइज, जॉब, ट्रॉफी। आप कैश प्राइज के लिए लड़ रहे हो, जॉब के लिए, ट्रॉफी के लिए। फॉर एग्जांपल कश्मीर की अगर मैं बात करूं, यहाँ की जो क्रिकेट है वो इतनी गंदी क्रिकेट है यहाँ पे, या फिर कोई भी गेम इतनी गंदी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मैच चल रहा होगा, लेट इट इज़ बारामुल्ला वर्सेस हंदवारा। क्लियर? इट इज़ बारामुल्ला वर्सेस हंदवारा। अब देखिए, अगर मैच में ज़्यादा रिवार्ड नहीं होंगे, जो प्लेयर्स होंगे वो अपना एफर्ट नहीं देंगे। अब अगर मैं बोलूं कि मैच में रिवार्ड रखा गया है 1 लाख का, जो सेंचुरी बनाएगा या फिर 50 बनाएगा उसको 1 लाख मिलेगा। सो ये लोग हैं ना, ये अपनी जान तक यहाँ पे डाल देंगे। सो ये होता है रिवार्ड। क्लियर? सो रिवार्ड से इट मे बी अ कैश प्राइज, जॉब, ट्रॉफी, आप अपनी गेम को इंप्रूव करते हो। क्लियर? एंड या फिर आप सिंपली मोटिवेट हो जाते हो ताकि मैं बेटर करूं। या फिर पनिशमेंट, पनिशमेंट मतलब अगर बारामुल्ला वालों ने हारा, इनको गालियां पड़ेंगी घर में, इनको बुरा भला कहेंगे, सो आप पनिशमेंट से भी क्या करते हो, मोटिवेट हो जाते हो। नहीं, मुझे फेल नहीं होना है। क्लियर? मुझे ये करना है, करके दिखाना है। सो ये चीज़ें हैं आपके इस चैप्टर में, बाकी कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, आप इजीली इनको समझ सकते हो, ज़्यादा टफ नहीं है। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 रहेगा, जहाँ पे हम कैरियर एस्पेक्ट देखेंगे। देन चैप्टर नंबर 5 हेल्थ एंड फैमिली इश्यूज वगैरह, वो सब चीज़ें भी हम देखेंगे। काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, यही 20-25 मिनट में या फिर 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे। थैंक यू ऑल।